तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है टर्मिनोलॉजी से संबंधित उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है। ग्रॉस कहने का मतलब होता है सकल और नेट कहने का मतलब होता है शुद्ध। तो सकल और शुद्ध में क्या अंतर है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको डिप्रिसिएशन को मैनेज करना होगा। तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे तो वो देखिए, यदि आपको जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपको जीडीपी से जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीडीपी से जीएनपी जाना है तो आपको डिप्रिसिएशन को घटाना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक यानी कि राष्ट्रीय वर्सेस घरेलू। तो यदि आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको NFIA कहने का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को आपको घटाना होगा। अब एक चीज़ देखिए कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होता है, इसके पीछे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारे देश में कुछ विदेशी लोग काम कर रहे होते हैं और कुछ विदेश में भी हमारे भारत के लोग काम कर रहे होते हैं। तो यदि भारत के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं वो काम के बदले वहाँ जो पैसा कमाएंगे उस कुछ पैसा को वहाँ पे अपना उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और बाकी बचा हुआ जो पैसा वो भारत भेजेंगे। उसी तरह भारत में रह रहे विदेशी भारत से पैसा विदेश में भेजेंगे। तो उसी को अंतर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेषण। तो यहाँ से कुछ पैसा बाहर गया और बाहर से कुछ पैसा भारत में आया, तो इन दोनों के जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं NFIM। ठीक है ना। कहने मतलब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो उसी को अगर हम लोग राष्ट्रीय में घटा देंगे तो हमारा घरेलू निकल जाएगा, डोमेस्टिक निकल जाएगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ से कहाँ पे होता है वो देखिए। जैसे अगर हम लोग को जीएनपी से जीडीपी में जाना है, कहने मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो वहाँ पे हम लोगों को माइनस करना होगा NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, वहाँ पे हम लोगों को घटाना होगा। ठीक है, आगे देखिए एक और कॉन्सेप्ट है वो है आपका NIT कहने का मतलब है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो इसके पीछे हल्का सा कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी कि अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर में यदि हम लोग सब्सिडी को घटा देते हैं तो जो हम लोग पास बचता है ना वही हमारा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को घटा देने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट बचता है वही हमारा NIT हुआ, यानी कि नेट फैक्टर इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर कुछ टैक्स लगाता है और बदले में गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ सब्सिडी भी देता है। तो टैक्स जो लगाता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। उसी प्रकार हम लोग सब्सिडी को भी देखते हैं। आगे देखिए टैक्स जो लगता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें भी ना दो तरह का टैक्स लगता है। एक उत्पादन होने से पहले लगता है और एक उत्पादन के बाद लगता है। तो उत्पादन होने से पहले जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स, और जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। तो इसी तरह प्रोडक्शन सब्सिडी भी होगा और इसी तरह प्रोडक्शन सब्सिडी भी होगा और आपका प्रोडक्ट सब्सिडी भी होगा। अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। आइए उत्पादन कर यानी कि प्रोडक्शन टैक्स, एक है आपका उत्पादन कर और एक है आपका उत्पाद कर, है ना। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्पादन दोनों लगा हुआ है, लेकिन एक है उत्पाद और एक है आपका उत्पादन। तो ये है आपका उत्पादन कर और ये है आपका उत्पाद कर, है ना। देखिए उत्पादन कर क्या होता है, ये जनरली विक्रेता के द्वारा दिया जाता है गवर्नमेंट को, विक्रेता या फिर उत्पादक दोनों में से कोई भी देता है। आगे देखिए उत्पादन कर के अंतर्गत किसको किसको शामिल करते हैं वो देखिए। पहला है स्टाम्प ड्यूटी, दूसरा है रजिस्ट्रेशन फ़ी, तीसरा है लाइसेंस फ़ी और चौथा है लैंड रिवेन्यू टैक्स। ठीक है ना। आगे देखिए एक है उत्पाद कर, एक है उत्पादन कर। तो ये जो उत्पाद कर है इसके अंतर्गत हम लोग जो प्रोडक्ट बन चुका है, उत्पाद जो तैयार हो चुका है उसके बाद लगेगा।
इसमें सेंटर और स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर को इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि आपका सेल टैक्स हो गया यानी कि बिक्री कर। इसके अंतर्गत दो तरह का हम लोग टैक्स को ऐड करते हैं, एक बोलते हैं अल्कोहल के ऊपर लगने वाला टैक्स और एक हम लोग पेट्रोल के ऊपर लगने वाला टैक्स। अल्कोहल में जो टैक्स लगता है उसका पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और पेट्रोल में जो टैक्स लगता है उसका पैसा सेंट्रल के पास भी जाता है कुछ और कुछ पैसा स्टेट के पास भी आता है। इसी में हम लोग कमर्शियल टैक्स यानी कि वाणिज्यिक कर को भी शामिल करते हैं। इसी में हम लोग आयात और निर्यात टैक्स यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स को भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। अब भाई जैसे कि हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो इसी तरह हम लोग का अंतर्राज्यीय व्यापार भी होता है ना। तो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो टैक्स तो हो ही रहा है ना, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है ना। कुछ सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, फिर दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में आता है, इस तरह कुछ ना कुछ तो होता ही है ना प्रोसेस। आगे देखिए, उसी तरह गवर्नमेंट कुछ ना सब्सिडी भी देता है। तो सब्सिडी भी दो तरह का देगा, एक है आपको उत्पादन सब्सिडी और एक है आपका उत्पाद सब्सिडी। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, उत्पादन सब्सिडी के अंतर्गत हम लोग जैसे बात करते हैं कृषक जो 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 कि फार्मर लोग होते हैं वो, और जो आम जनता है वो, उन लोगों को ये उत्पादन सब्सिडी मिलता है। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं जैसे कि यातायात सहायकी। इसके अंतर्गत किसानों को जो मिलने वाला सहायकी है, जैसे कि सीड सब्सिडी, जैसे कि इरिगेशन सब्सिडी, जैसे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी, जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो सब्सिडी मिलता है वो, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि जो छोटे और जो बड़े उद्योग हैं उसको भी ये सब्सिडी मिलता है। जैसे कि आपका जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला सब्सिडी, और कई सारे सब्सिडी तो प्रोग्राम जो चलता है ना योजना सरकार का उसके माध्यम से भी मिलता है। जैसे कि संपदा प्रोग्राम के माध्यम से, जैसे आपका स्टैंडअप स्टार्टअप और मुद्रा योजना के माध्यम से, इस सब के माध्यम से भी आपको सब्सिडी सरकार देता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्पादन सब्सिडी का एकमात्र उद्देश्य बोलिए या फिर पर्पस बोलिए वो ये होता है कि उत्पादक को प्रोत्साहित करना है, उसको खुश करना है और उसको ये लालच देना है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, उत्पादन कीजिए। वहीं अगर उत्पाद सब्सिडी के देखा जाए तो उसका एक ही पर्पस होता है कि वो किसी तरह उपभोग को बढ़ावा दे, उपभोग को बढ़ाए, ठीक है ना। अब देखिए उत्पाद सब्सिडी के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि आपका फूड पे लगने मिलने वाला सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी पे मिलने वाला सब्सिडी, एजुकेशन पे मिलने वाला सब्सिडी, हेल्थ के ऊपर मिलने वाला सब्सिडी। इसमें हम लोग ना कुछ कुछ अधिकारों की बात करते हैं, जैसे कि राइट टू फूड मिल रहा है ना हम लोगों को मिड डे मील में स्कूल में। राइट टू हेल्थ, जैसे राइट टू हेल्थ कैसे मिल रहा है हम लोगों को, मिल रहा है ना आयुष्मान भारत योजना, ये तो राइट टू हेल्थ हुआ ना। राइट टू एजुकेशन है कि नहीं है, हम लोग को जो बोलते हैं ना कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगा, सरकारी स्कूल चलाया जा रहा है, वो एजुकेशन के ऊपर सब्सिडी तो दे ही रहा है ना गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो भी था हम अभी बताएं, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था टर्मिनोलॉजी से संबंधित। जैसे ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, नेशनल और डोमेस्टिक क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वो बता दिए। आपका प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। ये बेसिक था नेशनल इनकम में, ये आपको जानना ही चाहिए एनी हो। फिर हम लोग जानेंगे कि सरकार जो है ना वो अलग अलग तरह का ना मूल्य का प्रयोग करता है। तो सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्य, तो इसमें 3 मूल्य आपको याद रखना होगा। एक है आपका साधन लागत जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, एक है आपका बेसिक प्राइस और एक है आपका मार्केट प्राइस। तो 3 आपका मूल्य है। 3 मूल्य बहुत फेमस है और 3 मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा इसी को। इसमें देखिए जो आपका साधन लागत है, फैक्टर कॉस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आपका बेसिक प्राइस है उसको हम लोग बोलते हैं सेलर कॉस्ट, मतलब बेसिक प्राइस पे ही कोई दुकानदार सामान को बेचता है। और जो आपका मार्केट प्राइस है वो है आपका बायर कॉस्ट, मतलब इसी प्राइस पे उपभोक्ता सामान को खरीदता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए साधन लागत क्या होता है उसको आप समझिए। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि उत्पादन के 4 ये फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को उत्पादन करना है, वस्तु या फिर सेवा का, उसमें 4 चीज़ लगता ही लगता है। पहला क्या है आपका,
पहला है आपका भूमि, दूसरा है आपका श्रम, तीसरा है आपका पूंजी, चौथा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यम। सब चीज़ मिला देते हैं तो भूमि के बदले में आपको रेंट मिलेगा, तो रेंट। आपको लेबर के बदले में आपको मजदूरी देना पड़ेगा यानी कि वेजेस। पूंजी लगाए तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज। और इसी प्रकार अगर आप सब कुछ मिला दिए हैं तो आपको लास्ट में पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो मिलेगा आपको प्रॉफिट। तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सबको अगर जोड़ देते हैं तो ही आपका क्या निकलता है, फैक्टर कॉस्ट निकलता है। अब फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं। कहने मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसके द्वारा जो जितना अमाउंट उसको लग रहा है उत्पादन करने में, सबको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोल देंगे, या हम लोग उसी को उत्पादन लागत भी कह देते हैं। इसको आप आसानी से समझिएगा। जैसे देखिए हम मेरा ना जैसे कि रेंट, वेज और इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब कुछ मिला उला कर मेरा हो गया 100 रुपया, ठीक है ना। 100 रुपया लगा मेरा, तो वही मेरा 100 रुपया जो है वो फैक्टर कॉस्ट हुआ। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि सरकार कुछ पैसा टैक्स के रूप में काटता भी है और सरकार कुछ पैसा सब्सिडी के रूप में देता भी है, तो इसको हमको भी हम लोगों को जोड़ना होगा। आगे देखिए, फैक्टर कॉस्ट तो समझ में आ गया ना कि जो उत्पादन करने में जितना अमाउंट हम लोगों का खर्च हुआ वही हमारा फैक्टर कॉस्ट और वही हमारा उत्पादन लागत भी हो गया। आगे देखिए, इसी में गवर्नमेंट कुछ कुछ टैक्स भी लगाता है और कुछ कुछ सब्सिडी देता है हम लोगों को। तो जैसे कि 100 रुपया आपका फैक्टर कॉस्ट हुआ, उसमें आपको 10 रुपया आपको गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, तो 100 और 10 कितना हुआ, 110 हो गया। उसके बाद 5 रुपया आपको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी के रूप में दिया, तो 100 और 10 110 हो गया। उसमें 5 रुपया सब्सिडी दिया तो कितना बचा, 105। अब जो 105 रुपये बच रहा है वही आपका बेसिक प्राइस है। क्या है भैया, बेसिक प्राइस है। और अब जान लीजिए यही जो बेसिक प्राइस है ना, इसी प्राइस पे कोई भी जो है सामान को बेचेगा। कौन, जो आपका ये सब है, मतलब कि जो विक्रेता है वो इसी सामान पे सामान को बेचेगा। आगे देखिए, बेसिक प्राइस समझ में आ गया ना कि बेसिक प्राइस मतलब क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट में हम लोग उत्पादन कर और उत्पादन कर को जोड़ेंगे और उत्पादन सब्सिडी को घटाएंगे, तो जो निकलेगा वही हमारा बेसिक प्राइस है। सिंपल सी बात है। मतलब उत्पादन में हम ये बताया ना कि टैक्स दो तरह का लगेगा, एक है आपका उत्पाद टैक्स और एक है आपका उत्पादन टैक्स। और उसी तरह सब्सिडी भी दो तरह का है, एक आपका उत्पाद सब्सिडी, एक आपका उत्पादन सब्सिडी। तो दोनों देगा। उत्पादन करें मतलब उत्पादन करने से पहले उत्पादन टैक्स लगेगा और उत्पादन सब्सिडी भी देगा, और उत्पादन होने के बाद आपको उत्पाद कर भी लगेगा और उत्पाद सब्सिडी भी देगा गवर्नमेंट। ऐसे है। तो अगर हम लोगों को बेसिक प्राइस जानना है तो बेसिक प्राइस में आपको फैक्टर कॉस्ट में, बेसिक प्राइस कहने मतलब क्या है कि जो आपका फैक्टर कॉस्ट है जिसको हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं, उसमें उत्पादन कर को जोड़ देंगे और उसी में उत्पादन सब्सिडी को घटा देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वही हमारा बेसिक प्राइस है। और जो बेसिक प्राइस है इसी पे जो कोई भी विक्रेता है वो सामान को बेचेगा, यानी इसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, सेलर कॉस्ट कहेंगे। आगे देखिए, जो आपका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या होता है वो समझिए कि यदि हम लोग जो बेसिक प्राइस भी बताया ना वही, तो बेसिक प्राइस पे उत्पाद कर को जोड़ देंगे और उत्पाद सब्सिडी को घटा देंगे, तो जो बचेगा अमाउंट वही हम लोग का हो जाएगा मार्केट प्राइस। बेसिक प्राइस में उत्पादन टैक्स और उत्पादन सब्सिडी को हम लोग काउंट कर रहे थे, लेकिन मार्केट प्राइस में उत्पाद सब्सिडी और उत्पाद टैक्स को हम लोग देख रहे हैं। तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा, और जो मार्केट प्राइस निकलेगा उसी मार्केट प्राइस पे उपभोक्ता जो है हम लोग कंज्यूमर लोग वो लोग खरीदता है सामान को। कहने मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं बायर कॉस्ट, मतलब खरीदने वाला मतलब कि मूल्य। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बेसिक प्राइस पे ही GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन काउंट किया जाता है, जबकि मार्केट प्राइस पे GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को काउंट किया जाता है, मापा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि हम लोग फैक्टर कॉस्ट को हम लोग चेंज करते हैं मार्केट प्राइस पे। तो कैसे चेंज करते हैं वो आप देखिए। आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताए थे NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या है कि अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारा है NIT। तो कहने का मतलब है फैक्टर कॉस्ट को अगर हम लोग डायरेक्ट चेंज करते हैं मार्केट प्राइस पे तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट
उसमें जोड़ देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें घटा देंगे सब्सिडी को, तो जो अमाउंट बचेगा वही हमारा है मार्केट प्राइस। तो कहने का मतलब है फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जोड़ देंगे एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा मार्केट प्राइस है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को जोड़ने पे मार्केट प्राइस निकल जाता है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़े हैं कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जाने हैं टर्मिनोलॉजी से संबंधित, और फिर हम लोग जाने हैं कि सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्य। तो 3 मूल्य देखे हैं, एक आपका फैक्टर कॉस्ट जिसको हम लोग उत्पादन लागत भी कहते हैं यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा है आपका बेसिक प्राइस जिसको हम लोग सेलर कॉस्ट कहते हैं, इसी मूल्य पर जो भी है विक्रेता सामान को बेचेगा, और एक है आपका मार्केट प्राइस जिसको हम लोग बायर कॉस्ट कहते हैं, इसी की मतलब कहने मतलब है इसी प्राइस पे कोई भी उपभोक्ता सामान को खरीदेगा। ये देख लिए। साथ ही साथ हम लोग ये देखें कि फैक्टर कॉस्ट को हम लोग चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे, केवल और केवल इसमें फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को जोड़ देते हैं, तो जो अमाउंट निकलता है वो आपका मार्केट प्राइस है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट के लेक्चर में इसके आगे का पार्ट हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।